हेलो एवरीवन। तो यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51, जीआईसी, जीडीसी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, लेखपाल भर्ती आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान का यह तीसरा लेक्चर होगा। इसके पहले 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं दोस्तों, और इन लेक्चर में हमने ब्रिटिश काल में बने शासन के लिए जो अलग अलग एक्ट थे जिनको हमने देखा था, ये पहला पार्ट था। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, प्रस्तावना और प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आप इसको बस चंद लाइन मत समझिए, बहुत ही डेप्थ में जाकर क्वेश्चन बनते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं पहले और दूसरे पार्ट में। संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, संविधान का जो संशोधन हुआ है, संविधान निर्माण समिति और बहुत सारे रोचक तथ्य, ये हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसको क्लिक करके आप सारे लेक्चर एक साथ ही देख सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो आपका सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। भारत का संविधान अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो ये आज का तीसरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको देखने के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और जैसे ही ये आपका भारतीय संविधान कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी PDF आपको कंबाइन करके दे दी जाएगी, ठीक है ना। और पेड ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आप वहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज। इसके पहले हमने प्रस्तावना देख लिया है, ठीक है, और मूल अधिकार और निर्देशक तत्व ये आज के लेक्चर में होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और इनको डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में, जिन्हें आप फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ज़रूर देख लीजिएगा और तब आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए और क्यों एक्सेप्ट किए गए। तो दोस्तों, ये जो हैं ये नागरिकों के सर्वांगीण विकास और गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी मानवाधिकार हैं। इनका जो सोर्स है, स्रोत है, ये अमेरिका का संविधान है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, ये जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये वाद योग्य हैं, यानी कि ये जस्टिसेबल हैं, ठीक है। अर्थात इनके उल्लंघन पर आप सर्वोच्च न्यायालय, सीधे सर्वोच्च न्यायालय मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड में 1215 का ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की जो शक्तियाँ हैं उनको निरंकुश बनने से रोका और नागरिकों को उनके जो फंडामेंटल अधिकार हैं वो उनको प्रदान किए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर किसी नागरिक को लगे कि उसके इन अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो नागरिक है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, या फिर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये दोनों आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गार्जियन यानी कि संरक्षक कहा गया है, ठीक है ना। अब संविधान के द्वारा जो मूल रूप से हमारा जो मौलिक संविधान था, जो मूल रूप से संविधान बनाया गया था, उसमें 6 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब एक अधिकार यहाँ से कम हो गया है और वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो अब कितने बचे हैं? ये बचे हैं 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? पहले तो इनको इसी प्रकार से देखते हैं ताकि आपको याद हो सके, फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इनको एनालाइज भी करेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या मिलेगा आपको? समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और अवसर की समानता, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। क्या मिलेगा आपको? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट आपका होगा अनुच्छेद 23 और 24 में क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि मानव तस्करी, बेगार या बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर इसके अंतर्गत रोक लगाई गई है।
अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दोस्तों इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपका जो अनुच्छेद 29 और 30 है, यहाँ से प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको मिलेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो मूल अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहते हैं, देखो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 यानी कि ये जो आर्टिकल 12 है, ये राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है, जिसमें गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, पार्लियामेंट यानी कि संसद, राज्य विधानसभा और गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज, इसमें सभी जो स्थानीय सरकारी संस्थाएं हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 क्या कहता है, कोई भी कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें कम करता है तो वो उस हद तक शून्य होगा। मतलब कोई भी कानून मूल अधिकारों को अगर प्रभावित करता है तो उस सीमा में वह शून्य हो जाएगा। मूल अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते हैं किसी भी कानून के थ्रू। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इन्हें याद रखने का क्रम क्या होगा। तो आप बहुत ही आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। आप बस 6 अक्षर इन्हें क्रम से आप रट लीजिए, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। कौन कौन से अक्षर हैं? EFE, ठीक है, RER। कैसे याद करेंगे आप? पहला जो E है इसका मतलब होता है इक्वलिटी यानी कि समानता। ठीक है, पहला अधिकार आपका समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या है? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। तो ये आपका दूसरा अधिकार हो गया। नेक्स्ट E जो है ये बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। चौथा है आपका R यानी कि रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद है आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। और अगला R है आपका रेमेडीज यानी कि उपचार। ठीक है, तो इनको आप EFE RER के क्रम में याद रख सकते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, बात करें अगर अनुच्छेद 14 से 18 तक जो आपका समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और अवसर की समानता की बात कही गई है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 दोस्तों 2 तथ्यों पर बात करता है। पहला तथ्य है विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट किसी भी हालत में किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश जो संविधान है वहाँ से लिया गया। नेक्स्ट आपका बात करता है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, और ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों अगर परिस्थितियाँ अलग हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बात की जा रही है जैसे कि विधि के समक्ष समानता, लेकिन अगर परिस्थितियाँ अलग हैं यानी कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, तो राज्य उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, स्त्री या पुरुष या थर्ड जेंडर के आधार पर, या आपका जो बर्थ लोकेशन है, जन्म स्थान है, उसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात की गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी बात की गई है। अब यहाँ पर आरक्षण की बात क्यों की गई है? क्योंकि दोस्तों संविधान बनाने वालों का तर्क था कि जो लोग सदियों से दौड़ में पीछे छूट गए हैं उन्हें बाकियों के बराबर लाने के लिए शुरुआत में कुछ मदद देना समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि समानता स्थापित करने जैसा है। यानी कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनका थोड़ा सा इंतजार किया जाए कि वो भी हमारे बराबर आके खड़े हो जाएं। ठीक है, देखो दोस्तों अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा गया है। ये छुआछूत की समाप्ति, और अगर कोई छुआछूत करता है तो उसे
दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, और ये है आपका अनुच्छेद 18 यानी कि उपाधियों का अंत। सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का इसके अंतर्गत अंत किया गया है। कोई भी राजा महाराजा जमींदार वगैरह नहीं लगा सकता है। भारत रत्न या पद्मश्री सम्मान, इनको जो है एक्सेप्शन छूट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि ये सम्मान उपाधियां नहीं हैं, बल्कि किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य के लिए पहचान या पुरस्कार हैं। इन्हें टाइटल या पदवी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी अपने नाम के आगे पीछे भारत रत्न नहीं लगाएगा, केवल यह एक सम्मान है और वो इनको प्रदान कर दिया गया है, यह कोई उपाधि नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। दोस्तों अगला आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा आपको अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में। तो दोस्तों बात करें अगर राइट टू फ्रीडम के बारे में, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 6 टाइप ऑफ फ्रीडम की बात यहाँ पर की गई है। पहला कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी में जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है उसका भी उल्लेख किया जाता है। दूसरी बात, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप पीसफुली, शांतिपूर्वक कोई भी एक गैदरिंग कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। अगर इसके बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप एसोसिएशन या कोई एक छोटा सा संघ बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप पूरे भारत में कहीं पर भी स्वतंत्रतापूर्वक अपनी यात्रा आप कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, भारत में किसी भी स्थान पर जाकर आप वहाँ रह सकते हैं, रहवासी बन सकते हैं। एंड फ्रीडम टू डू प्रैक्टिस बाय प्रोफेशन, मतलब कोई भी पेशा आप कर सकते हैं, कोई भी बंधन आपके ऊपर इसके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। तो ये 6 तरीके के आपके फ्रीडम हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 20 के बारे में, तो अनुच्छेद 20 आपराधिक मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेज। यानी कि इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात कि एक गुनाह की एक ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक गुनाह किया और 2-3 बार आप दंडित हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो गुनाह करते वक्त लागू थी। अगर बाद में कानून बदल जाता है, थोड़ी और कड़ी सजा लागू हो जाती है, तो समय देखा जाएगा कि उस समय क्या नियम था, उसी के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। और तीसरी बात, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों बातें जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपराधिक मामलों में व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय समय पर व्याख्या करते हुए अच्छी हवा, साफ पानी, निजता यानी कि प्राइवेसी और सम्मान से जीने के अधिकार को भी शामिल किया है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ था, तो उसके जरिए अनुच्छेद 121A के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अनुच्छेद 22 के लिए। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है, मतलब जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है। इसमें थोड़े बहुत जो है एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई बड़ी आपराधिक घटना करने में किसी व्यक्ति के संलिप्त होने का पहले से ही ज्ञान मिल जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट भी कर सकती है। ठीक है, और दोस्तों बात करें यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 और 24 ये प्रदान करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद 23 है ये मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, यानी कि 14 साल तक के बच्चों का खतरनाक कामों में लगाने से यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ें तो बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 तक, यानी कि ये जो 4 अनुच्छेद हैं, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की पूरी आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके रीति रिवाजों पर चल सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म की अच्छी बातों को दूसरों तक
पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक समुदायों को अनुच्छेद 26 यह अधिकार देता है कि वे अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संस्थाएं बना सकें। ये संस्थाएं कानूनी तौर पर चल और अचल संपत्ति खरीद सकती हैं, रख सकती हैं और उनका प्रशासन भी कर सकती हैं। अनुच्छेद 27, सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। ठीक है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि सरकार स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होगा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 29, दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार है। दूसरी बात, किसी भी सरकारी या सरकारी मदद वाले स्कूल, कॉलेज में सिर्फ धर्म, भाषा या जात के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है, ये कहता है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें कहा गया कि सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। और दोस्तों बात करें अनुच्छेद 32 के बारे में, तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ खास तरीके के आदेश जारी करता है, जिसे कहते हैं रिट्स। रिट्स 5 प्रकार के होते हैं। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करो। दूसरी बात है परमादेश, ठीक है, यानी कि मैंडमस। तीसरा है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ये स्टे ऑर्डर जैसा होता है। चौथा है आपका सर्टियोरेरी यानी कि उत्प्रेषण, यानी कि अगर मामला इस प्रकार से बन रहा है कि कोर्ट को ये लगता है कि निचले स्तर पर नहीं, इसकी सुनवाई मेरे पास होनी चाहिए, इसे कहा जाता है उत्प्रेषण। और क्यो आरंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से आपने ये कार्य किया है। ये 5 प्रकार के आदेश जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होते हैं और इन्हें कहा जाता है रिट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखो दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो राज्य के कानून से भी थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, यानी कि स्वतंत्र हो सकती है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो। ठीक है, और बाकी कंडीशन में नहीं। दूसरी बात, इन्हें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, आपातकाल के दौरान निलंबित भी किया जा सकता है। 20 और 21 ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट कि ये असीमित नहीं है, ठीक है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर। और अगला ये है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें जो संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार रहता तो क्या होता। मान लेते हैं कि आपके गांव में एक एयरपोर्ट बनना है, सड़क बननी है, या कोई स्टेडियम बनना है, या राष्ट्र हित में कोई एक बड़ा निर्माण सरकार के द्वारा किया जाना है, लेकिन ज़मीन का अधिग्रहण सरकार नहीं कर पाती क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार में होता, इसीलिए इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके अंतर्गत इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, यानी कि सरकार चाहे तो आपकी ज़मीन का उचित मूल्य देकर अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक बातें हैं। इसमें जो राष्ट्र का विकास है वो किसी व्यक्तिगत विकास से ऊपर रखा गया है, हालांकि आपको उचित रूप से उसका जो मुआवजा होता है वो भी प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब आप उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जो है आपका जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आपका नीति निर्देशक सिद्धांत बचा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बचा हुआ है, तो इसको भी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग पीडीएफ के लिए लगातार जो प्रेशर डाल रहे हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, मैं आपका जो ग्रुप है उसमें जितना भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैं अलग अलग ही भेज देता हूँ। मेरा प्रयास था कि इनको कंबाइन करके दिया जाए, लेकिन जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा बुरा जो कुछ भी लगा हो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।